18 जून 2020 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सत्तानकुलम नाम के एक छोटे से कस्बे में यह घटना हुई। वहां कई दुकानें थीं, जिनमें से दो दुकानें एक पिता और उसके बेटे की थीं। पिता की लकड़ी का काम करने की दुकान और बेटे की मोबाइल की दुकान। उस दिन शाम करीब 7:30 बजे कोविड के कारण कुछ नियम लागू थे, जैसे मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और समय पर दुकानें बंद करना। उसी समय एक कांस्टेबल वहां पहुंचा और देखा कि जराज की दुकान के पास कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, जो अपनी मजदूरी डेली वेज लेने आए थे। कांस्टेबल ने उन्हें जल्दी बंद करने के लिए कहा, लेकिन जयाराज ने थोड़ी देर देने की बात कही ताकि लोग अपनी मजदूरी ले सकें। इसी छोटी सी बात को लेकर कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और बात को बढ़ा दिया। अगले दिन 19 जून को शाम करीब 7:30 बजे सत्तानकुलम में कामराज की मूर्ति के पास स्थित मोबाइल दुकान में जयाराज मौजूद थे। तभी एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल वहां आए और बिना ज्यादा पूछताछ के जयाराज को पकड़कर पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले गए। आसपास के लोगों ने यह देखा और तुरंत उनके बेटे बेनिक्स को सूचना दी। छोटे शहरों में लोगों के बीच आपसी पहचान और जुड़ाव ज्यादा होता है, इसलिए यह खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। बेनिक्स, जिसकी उम्र 31 साल थी, तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने अपने पिता की चीखें सुनी और पुलिस द्वारा उन्हें गाली देते और मारते हुए भी महसूस किया। उसने पुलिस से सवाल किया कि उसके पिता को क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों मारा जा रहा है। इस पर पुलिस ने उसे भी अंदर खींच लिया और दोनों को लॉकअप में डाल दिया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद क्रूर था। पूरी रात दोनों को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। पुलिस वालों ने अपने अधिकार और अहंकार के चलते उन्हें मनमाने तरीके से प्रताड़ित किया। वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और यहां तक कि वहां आए अन्य लोग भी इस मारपीट में शामिल थे। इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनके शरीर से खून बहने लगा और बाद में उन्हें उसी खून को अपने हाथों से साफ करने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस स्टेशन के अंदर उपलब्ध सभी लाठियों का इस्तेमाल किया गया और बाहर से भी लाठियां मंगाई गईं। इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर उनके परिवार और दोस्त जमा हो गए थे, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अंदर दोनों को लगातार पीटा जा रहा था, जबकि बाहर उनके अपने लोग बेबस खड़े थे। यही वह दर्दनाक घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहां काफी संख्या में वकील मौजूद थे। सभी वकील वहां इकट्ठा होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन पुलिस का अहंकार इतना ज्यादा था कि वे आम लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके पास पुलिस की ताकत है, वे सब एकजुट हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी घमंड में उन्होंने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया और कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया। इस बीच दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बेरहमी से पीटा जा चुका था। अब अगर पुलिस उन्हें यूं ही छोड़ देती तो वे पुलिस के खिलाफ बोल सकते थे और कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। इसलिए पुलिस ने जानबूझकर उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें कोविड नियमों के उल्लंघन और अन्य कानून तोड़ने के आरोप लगाए गए। पुलिस को कानून की बारीकियां पता होती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार पूरा मामला तैयार कर लिया। इसके बाद प्रक्रिया के अनुसार उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन उससे पहले पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई ताकि यह दिखाया जा सके कि वे पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट हैं। वहां डॉक्टर से एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया गया, जिसमें लिखा गया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। जबकि सच्चाई यह थी कि उन्हें पूरी रात पीटा गया था और उनके शरीर में अंदरूनी चोटें, इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थीं। यह मेडिकल सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से फर्जी था। उस फर्जी सर्टिफिकेट के साथ उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोविड के समय होने के कारण मजिस्ट्रेट ने दूरी बनाए रखते हुए अपने घर की छत से ही केस को देखा और बिना गहराई से जांच किए केवल उस सर्टिफिकेट को देखकर आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। उन्होंने पीड़ितों से यह तक नहीं पूछा कि क्या उनके साथ पुलिस स्टेशन में कोई शारीरिक हिंसा हुई है, न ही उन्हें पास से देखा। इसी एक लापरवाही भरे इशारे के कारण मामला और गंभीर हो गया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर दोनों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्हें सत्तानकुलम से लगभग 107 किलोमीटर दूर कोविलपट्टी ले जाया गया। बाद में उन्हें वहीं की जेल में रखा गया।
इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उनके परिवार और दोस्तों को उनसे मिलने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति भी नहीं दी गई। जिस दिन उन्हें कोविलपट्टी जेल में डाला गया, उसी रात लगभग 9:30 बजे बेनिक्स की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण अंदरूनी खून बहना था। बताया जाता है कि वह लगातार खून बहने के कारण एक के ऊपर एक। यह सोचने वाली बात है कि एक डॉक्टर, जिसका काम जीवन बचाना है, उसने ऐसी हालत में भी फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? 22 जून 2020 को जब उसकी हालत और बिगड़ी, तो उसे उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया था, लेकिन इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई। उसी दिन तड़के सुबह करीब 4:30 बजे जयराज की भी मौत हो गई। उनकी मौत का कारण फेफड़ों का फेल होना बताया गया, जो लगातार मारपीट के कारण हुआ था। दोनों की मौत जून 2020 में हुई। इसके बाद इस केस को ताकत मिली उनके परिवार, दोस्तों और स्थानीय व्यापारियों के समर्थन से। जैसे जैसे लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, ये मामला सत्तानकुलम से निकलकर टूतीकोरिन, फिर चेन्नई और पूरे तमिलनाडु में फैल गया। राज्य के कई सेलिब्रिटी, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी और युवा इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए और न्याय की मांग करने लगे। जब यह मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आया, तब मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सुओ मोटू लेते हुए एक मजिस्ट्रेट को सत्तानकुलम पुलिस स्टेशन भेजा, ताकि वहां हुई घटनाओं की जांच कर रिपोर्ट दी जा सके। लेकिन जब वह मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे, तो पुलिस ने उनके साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया, उन्हें रोका टोका, यहां तक कि उनका विरोध भी किया। यह स्थिति दर्शाती है कि पुलिस का अहंकार किस हद तक बढ़ चुका था कि वे एक मजिस्ट्रेट तक का सामना करने से नहीं हिचकिचाए। उस पुलिस टीम में शामिल सभी लोगों ने मिलकर यह अपराध किया था। सोचिए, उनका स्तर कितना गिर चुका था। वहां मौजूद एक कांस्टेबल ने तो खुलेआम मजिस्ट्रेट को चुनौती दी कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने जो करना था कर दिया है। आप हमारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई केस साबित कर पाएंगे। जब मजिस्ट्रेट ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कही, तो पता चला कि वहां कोई फुटेज ही मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस ने रिकॉर्डिंग को ऑटो डिलीट पर सेट कर रखा था। इतना ही नहीं, घटना के बाद खून के निशानों को साफ करवा दिया गया था और क्लीनर्स बुलाकर पूरी जगह साफ कर दी गई थी, जिससे कोई ठोस सबूत न मिल सके। हालांकि बाहर आकर जांच करने पर आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज इकट्ठा किया गया। जब इन फुटेज को पुलिस द्वारा दिए गए चार्जशीट और बयानों से मिलाया गया, तो दोनों में कोई मेल नहीं था। यहीं से इस केस में बड़ा मोड़ आया, क्योंकि पुलिस के दावों और वास्तविक घटनाओं के बीच स्पष्ट विरोधाभास सामने आया। इसी दौरान जब मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए, उसी समय दोनों शवों का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि एक की मौत फेफड़ों के फेल होने से और दूसरे की मौत अंदरूनी खून बहने, इंटरनल ब्लीडिंग से हुई थी। शरीर पर पड़े घावों और खून के निशानों ने यह साबित कर दिया कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस के बयान और उपलब्ध सबूतों के बीच कोई संबंध नहीं है। जैसे जैसे यह बात सामने आई, वैसे वैसे लोगों का दबाव बढ़ता गया और सोशल मीडिया पर भी आवाज तेज हो गई। आखिरकार इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। जब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली, तो मामला गहराई से खंगाला गया। सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक था डीएनए टेस्ट। जिन लाठियों से मारपीट की गई थी, उन पर लगे खून के धब्बों को फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किया। साथ ही दीवारों पर लगे खून के निशानों को भी जांचा गया। जब इनका डीएनए मृतकों के खून से मिलाया गया, तो वे पूरी तरह मेल खा गए। इससे साफ हो गया कि किस तरह की बर्बरता से उन्हें पीटा गया होगा कि खून दीवारों तक उछल गया। दूसरा बड़ा सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। जबकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखने की कोशिश की थी कि दोनों की मौत प्राकृतिक कारणों जैसे सांस की तकलीफ या कोविड की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम ने सच्चाई उजागर कर दी। एक की मौत अत्यधिक अंदरूनी रक्तस्राव से हुई थी और दूसरे के फेफड़े गंभीर चोट के कारण फेल हो गए थे। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू था प्रत्यक्षदर्शियों, आई विटनेस का बयान। बेनिक्स के दोस्त, वकील, जयराज के परिचित और परिवार के लोग पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थे। उन्होंने अंदर से आती चीखें सुनी थीं और मारपीट की आवाजें भी सुनी थीं। इसके अलावा जब पुलिस उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले जा रही थी,
तब लोगों ने देखा कि उनके शरीर पर सूजन थी और वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इससे यह स्पष्ट था कि उनके साथ गंभीर शारीरिक अत्याचार हुआ था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ इस केस में तब आया जब उसी पुलिस स्टेशन में कार्यरत कांस्टेबल रेवती ने सच्चाई सामने रखी। उन्होंने बयान दिया कि पूरी रात दोनों को बेरहमी से पीटा गया, उनके कपड़े उतारकर उन्हें अपमानित किया गया और जो भी वहां आता था वह उन्हें लाठियों से मारता था। उनका यह साहसिक बयान इस केस में निर्णायक साबित हुआ। ऐसे पुलिसकर्मियों को सलाम करना चाहिए जो पूरे सिस्टम के खिलाफ जाकर भी सच का साथ देते हैं ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके। पांचवां सबूत सीसीटीवी फुटेज था। हालांकि पुलिस स्टेशन के अंदर का फुटेज नहीं मिला, लेकिन आसपास की दुकानों के कैमरों से रिकॉर्डिंग जुटाई गई। खासकर उस जगह के फुटेज जहां से जयराज को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा लगभग 135 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए गए और करीब 5 साल तक लगातार जांच चलती रही, जिसमें हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान से परखा गया। यही सभी सबूत और गवाह इस केस को मजबूत बनाते गए और अंततः न्याय की दिशा में इसे आगे बढ़ाया गया। लगातार सबूत इकट्ठा किए गए और आखिरकार इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इन सभी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, जुटाए गए सबूत और मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर मदुरई की सेशन कोर्ट में 26 मार्च को फैसला आया, जिसमें यह साबित हो गया कि 9 पुलिस अधिकारियों ने हत्या की है। इसके बाद 6 अप्रैल को उन्हें सजा सुनाई गई। पूरे देश की नजर इस फैसले पर थी क्योंकि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला माना जा रहा था। अंततः सभी दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई और साथ ही उन पर 1,40,40,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल उठता है कि आजीवन कारावास की सजा किस आधार पर दी गई। यहां डोमिनेंस यानी सत्ता के दुरुपयोग का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण था। जब कोई व्यक्ति सत्ता में होता है, खासकर एक पब्लिक सर्वेंट, और वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल आम नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए करता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। कोर्ट ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सख्त सजा सुनाई। कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई, यह कि पिता और बेटा दोनों ही निर्दोष थे। उन्हें बिना किसी ठोस कारण के पुलिस स्टेशन लाकर बेरहमी से पीटा गया। यहां तक कि पिता ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए छोड़ने की गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यह स्थिति इतनी भयावह थी कि इसे समझने के लिए कई लोगों ने उन फिल्मों का जिक्र किया जो पुलिस अत्याचार को दिखाती है। अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्में हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे मामले वास्तविक जीवन में भी होते हैं। यह घटना केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। ऐसी घटनाएं देश के कई हिस्सों में होती हैं, जिनमें से कुछ सामने आती हैं और कई दबा दी जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अगर किसी भी अधिकारी द्वारा आम नागरिक पर अत्याचार किया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। सत्ता का दुरुपयोग कभी भी न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि पुलिस ने ही पुलिस को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजा। यह देखकर कई लोगों को संतोष मिला कि सिस्टम में अब भी न्याय की उम्मीद जिंदा है। हालांकि आम लोगों और पुलिस के बीच जो विश्वास का रिश्ता होना चाहिए, वह अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं है। कई बार लोग पुलिस स्टेशन जाकर सामान्य तरीके से अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते। हालांकि सोशल मीडिया के बढ़ने के बाद कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल रहे हैं और पुलिस भी अब लोगों से थोड़ा अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। फिर भी अगर समग्र रूप से देखा जाए तो आम जनता और पुलिस के बीच का संबंध अभी भी उतना संतुलित और भरोसेमंद नहीं है जितना होना चाहिए। इस फैसले ने कई लोगों को संतोष दिया है और उम्मीद है कि पीड़ितों की आत्मा को शांति मिलेगी। साथ ही यह फैसला उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं कि अगर वे किसी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार करेंगे तो एक दिन न्याय जरूर होगा।